बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। The most important and solved MCQs of Principles of Economics by Ahsan Khan. From Principles of Economics. Chapter 1. What is Economics? यानी मुआशियात क्या है। इकनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, मुआशियात दौलत का इल्म है आदम स्मिथ के मुताबिक। पाइनियर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड इकनॉमिक्स, यानी मुआशियात का बानी कौन है, क्लासिकी मुशद्दानों का बानी कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आदम स्मिथ। आदम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी? एडम स्मिथ रोड हिज वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। मेजर आस्पेक्ट्स ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स, आदम स्मिथ की तारीफ़ के अहम पहलू कितने हैं? बी ऑप्शन 4। नंबर 5, विच वन इज़ नॉट द आस्पेक्ट ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, आदम स्मिथ की तारीफ़ का कौन सा एक पहलू नहीं है? तो वो हमारे पास है एनालिसिस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ शामिल है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ शामिल है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ शामिल है, लेकिन चौथा जो उसका आस्पेक्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एनालिसिस ऑफ वेल्थ जो है ना वो इसकी तारीफ़ का हिस्सा नहीं है, एडम स्मिथ की तारीफ़ का पहलू नहीं है। एडम स्मिथ्स डेफिनेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय रस्किन एंड कार्लाइल ने आदम स्मिथ की तारीफ़ को तनकीद का निशाना बनाया। पाइनियर ऑफ नो क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट इज़ एल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल जो है वो नो क्लासिकी मकतबा फ़िक्र के बानी हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स 1890 में 1890 में लिखी। इकनॉमिक्स द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आल्सो नोन एज वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, यानी कि जो नो क्लासिकी मुशद्दान हैं एल्फ्रेड मार्शल और उसके जो फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं, उनको फलाही माहरीन मुशद्दान भी कहा जाता है। पाइनियर ऑफ मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट, जदीद मकतबा फ़िक्र के बानी कौन है जी? प्रोफेसर रॉबिन्स। काजीज़ ऑफ इकनॉमिक प्रॉब्लम, मुआशी मसले की वजूहात कौन कौन सी हैं? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स, बोथ इसका ऑप्शन है। ये दोनों बहुत बड़ी काजीज़ हैं मुआशी मसले की। मेजर पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन आर 4। मार्शल के बाद जो रॉबिन्स है नंबर 13 पे, रॉबिन्स की तारीफ़ के भी 4 ही अहम पहलू हैं जिसमें वो बात करते हैं अनलिमिटेड वांट्स की, यानी लामहदूद ख्वाहिशात की, महदूद ज़राए की, ज़राए के मुतबादल इस्तेमाल की, और ख्वाहिशात की अहमियत के फ़र्क की। नंबर 14 हमारे पास है इकनॉमिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस, ये एल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। उर्दू में इसे हम कहते हैं कि मुआशियात जो है वो एक इल्मुल हदायत है। नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकनॉमिक्स इज़ फिज़िकल साइंस, पॉजिटिव साइंस, इसका ऑप्शन बोथ हमारे पास सी ऑप्शन है, क्योंकि रॉबिन्स के मुताबिक जो मुआशियात है ये एक फ़िज़िकल साइंस है, कुदरती साइंस है, तबई साइंस है, और ये इल्मुल हकीकत भी है। नंबर 16 रॉबिन्स रोट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकनॉमिक साइंस इन 1932। रॉबिन्स ने जो अपनी किताब है मुआशियात की नोयत और अहमियत ये 1932 में लिखी। एरिस्टोटल ऑफ इकनॉमिक्स इज़, यानी कि मुआशियत का रस्तू कौन है? तो उनका नाम है जी J.M. केन्स, लास्ट ऑप्शन नंबर 17 का। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन, तो इसके स्टूडेंट्स दोनों जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, वैलिड सोर्सेज हैं। तो इसमें जो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट मौजूद है कि जो मुआशियात है ये एक लातीनी लफ्ज़ है या एक यूनानी लफ्ज़ है, तो दोनों के दोनों जो इसके सोर्सेज हैं वो मौजूद हैं पेपर में। अब ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों में से एक ऑप्शन जो है ना वो MCQs में दिया जाए। इकनॉमिक वांट्स फुलफिल्ड बाय इकनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि मुआशी जो ख्वाहिशात हैं, मुआशी ज़रूरियात हैं, उनको मुआशी सरगर्मियों की मदद से पूरा किया जाता है। पेमेंट ऑफ कॉलेज फ़ी, हम कॉलेज की फ़ीस पे करते हैं, ये इकनॉमिक वांट है। ज़ाहिर है इस पेमेंट में हमारी जो कोई कीमत अदा करना पड़ती है, कोई पैसे खर्च करना पड़ते हैं, इसलिए ये इकनॉमिक वांट है। विच वन इज़ नॉट इकनॉमिक वांट, नंबर 4 पे कौन सी मुआशी ज़रूरत नहीं है जिसके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करना पड़ते? तो देखें, कपड़े हैं, घड़ी है, कार है, इसके लिए पैसे खर्च करना पड़ते हैं। एयर,
हवा के लिए हमें पैसे वगैरह खर्च नहीं करना पड़ते, तो ये हवा जो है ये एक नॉन इकोनॉमिक वांट है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? नंबर सी, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस एंड आर्ट। मुआशियात जो है ये एक इल्म भी है और फ़न भी है। ईच सेंटेंस ऑफ नॉर्मेटिव साइंस इंक्लूड्स शुड। जो इल्मुल हदायत है उसका हर जो एक जुमला है उसमें चाहिए का जो लफ्ज़ है ना वो आता है। ईच सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव साइंस इंक्लूड्स द वर्ड इज़ और आर, है या है के जो अल्फाज हैं वो आते हैं इल्मुल हकीकत में। विच लॉ हैज़ नो पनिशमेंट। हमें जो स्पोर्ट्स लॉज दिए गए हैं, मॉरल लॉ दिए गए हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक है, तो इनमें से चारों में से मुआशी जो कवानीन हैं ये ऐसे कवानीन हैं कि जिनकी कोई सज़ा वगैरह नहीं होती। नंबर 9 है जी, इकोनॉमिक लॉज आर। जो मुआशी कवानीन हैं वो होते हैं सोशल, क्वालिटेटिव, ऑप्शनल, बेस्ड ऑन अजम्पशंस, यानी कि मुआशी कवानीन मुआशरती होते हैं, जो इसके साथ साथ वो मेयारी होते हैं, इख्तियारी होते हैं, मफरूज़ात पर मबनी होते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है लास्ट, आल। तमाम जो इसकी खसूसियात हैं, खूबियाँ हैं, वो इसमें मौजूद होती हैं। नंबर 10 पे हमारे पास है विच वन इज़ नॉट स्टडीड इन माइक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स की पहले हम बात करते हैं कि कैसी इकनॉमिक्स है कि जिसमें जो छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे पूरी नेशनल इकोनॉमी को स्मॉल कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करके हम यूज़ करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है डिमांड हम स्टडी करते हैं, कंज्यूमर स्टडी करते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। लेकिन नंबर 10 वाले में हम बात कर रहे हैं कि नेशनल इनकम को इसमें स्टडी नहीं करते। नंबर 11 हमारे पास है विच वन इज़ नॉट स्टडीड इन मैक्रो इकनॉमिक्स। तो मैक्रो इकनॉमिक्स में ज़ाहिर है ट्रेड साइकिल को हम स्टडी करते हैं, पब्लिक फिनांस को स्टडी करते हैं, मनी जिसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह की बात है वो हम स्टडी करते हैं। लेकिन कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ को मैक्रो इकनॉमिक्स में हम स्टडी नहीं करते। नंबर 12, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स किसने इंट्रोड्यूस करवाई? तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जे.एम. केन्स। जो दिए गए नाम हैं इनके लिहाज से जे.एम. केन्स वो बहुत बड़ा एक नाम है कि जिन्होंने 1936 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो मैक्रो इकनॉमिक्स है उसको एक बाकायदा सब्जेक्ट की हैसियत से मुतारफ़ करवाया। लैपटॉप इज़ नॉट अ कैपिटल गुड फॉर। जो लैपटॉप है वो अशियाए सरमाया नहीं है। अशियाए सरमाया क्या होती हैं कि जिन चीज़ों की मदद से हम मज़ीद दौलत कमाते हैं, मज़ीद दौलत हासिल करते हैं, उनको हम अशियाए सरमाया कहते हैं। तो अशियाए सरमाया जो है ये लैपटॉप स्टूडेंट के लिए अशियाए सरमाया नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो है इसे अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि पैसे कमाने के लिए। इसके बरक्स अगर आप देखें टीचर, सॉफ्टवेयर हाउस, कंप्यूटर कॉलेज, वो लैपटॉप को अपनी इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी चैप्टर 2, जिसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी डिमांड मींस। डिमांड क्या है? डिज़ायर है, परचेजिंग पावर है, विल है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे विल अलॉन्ग विद पावर टू बाय, किसी चीज़ को ख़रीदने का इरादा और ख़रीदने की कुव्वत। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इन्वर्स एंड नेगेटिव, बोथ ऑप्शन आएगा। देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कीमत और तलब में मनफी तल्लक है, उल्ट तल्लक है। ये प्रोफेसर फर्गोसन की डेफिनेशन के मुताबिक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज़ नोन एज लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि कीमत और तलब के दरमियान में जो एक तल्लक है इसको हम नाम देते हैं कानून तलब। विच वन इज़ डिमांड इक्वेशन। अब इसमें आपने देखना है कि इक्वेशंस आपको गिवन है 3ABC। तो डिमांड इक्वेशन कौन सी है? डिमांड इक्वेशन बी है, क्योंकि उसमें प्राइस का जो साइन है वो नेगेटिव है। वहाँ पर लिखा हुआ है Q इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2P। जो P का साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए ये हमारे पास है डिमांड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द फंक्शन ऑफ फैशन, इनकम, टेस्ट। तो यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन है वो अदर फैक्टर्स का फंक्शन है। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, P फॉर प्राइस। तो ये डिमांड यहाँ पे प्राइस का फंक्शन है। डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 8 हमारे पास है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज़। डिमांड कर्व का जो स्लोप है आपको पता है कि नेगेटिव होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड
बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, तो ये बोथ ऑप्शन इसका आएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है जी नंबर 9 पे, डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिफन गुड्स पॉजिटिव। गिफन गुड्स क्या होती हैं? वो चीज़ें हैं कि जिनकी कीमत के कम होने से उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, जिनकी कीमत के ज़्यादा होने से उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे कीमत और तलब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए गिफन गुड्स केस में जो डिमांड कर्व होगा वो पॉजिटिव होगा। लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट अप्लाइड एप्लीकेबल ऑन गिफन गुड्स। नंबर 10, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस यानी कि तलब का कम हो जाना कीमत के ज़्यादा होने से, यानी कि कीमत जब बढ़ती है, कीमत ज़्यादा होती है तो तलब कम हो जाती है, इसे हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्शन, तलब का सुकड़ाव। विच वन इज़ नॉट केस ऑफ काज ऑफ राइज एंड फॉल इन डिमांड? तो इसका हमारे पास आंसर है प्राइस, क्योंकि प्राइस की वजह से जो डिमांड है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होती है। बाकी वेदर, इनकम, हैबिट्स वगैरह जो हैं ये फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से डिमांड शिफ्ट होती है। नंबर 13, व्हेन डिमांड राइजेज क्वांटिटी डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। जब तलब बढ़ती है तो ख़त तलब दाईं जानब मुंतकिल होता है। टर्म ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ टेक्निकल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये एक फ़नी इस्लाह है, टेक्निकल टर्म है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरीज़, तईशात ज़िंदगी के लिए जो तलब की लचक है वो मोर इलास्टिक, ज़्यादा लचकदार होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बेसिक नीड्स इज़ इन इलास्टिक, गैर लचकदार है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दोज गुड्स दैट कैन पोस्टपोन, जिन चीज़ों का इस्तेमाल मुलतवी किया जा सकता है उन चीज़ों की इलास्टिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। रेट ऑफ चेंज इन, नंबर 18 है, रेट ऑफ चेंज इन प्राइस इज़ मोर एंड अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड। डिमांड कम चेंज हो रही है, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रही है, तो सी ऑप्शन लेस इलास्टिक डिमांड। नंबर 19, रेट ऑफ चेंज इन डिमांड इज़ मोर। डिमांड जब ज़्यादा चेंज होगी तो ये मोर इलास्टिक है। नंबर 12 है, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस इज़ सेम। कीमत और तलब दोनों में तब्दीली का जो रेट है, जो शरह है वो एक जैसी है, इसे हम कहते हैं इक्वल इलास्टिक डिमांड। डिमांड कर्व इन केस ऑफ ज़ीरो इलास्टिक, जब तलब की लचक सिफर लचकदार होती है तो डिमांड कर्व आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, उफ़की होगा, उफ़की कह रहा हूँ, अमूदी होगा। रिपीट कर रहा हूँ 21 को, डिमांड कर्व इन केस ऑफ ज़ीरो इलास्टिक इज़ वर्टिकल, मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, अमूदी होगा इसका जो कर्व है, इसका जो झुकाव है, स्लोप। टोटल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ मोर इलास्टिक डिमांड, जो कुल अखराजात हैं मोर इलास्टिक डिमांड की सूरत में वो ज़्यादा हो जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू विजिबल एंड बिग पॉइंट्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 23, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू विजिबल एंड बिग पॉइंट्स इज़ नोन एज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जब हम तलब की लचक को दो वाज़े नज़र आने वाले नुकात के दरमियान में मापते हैं तो ऐसी तलब की लचक को तलब की कौसी लचक, आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। नंबर 24 हमारे पास है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू इनविजिबल एंड वेरी स्मॉल पॉइंट्स। जब बहुत ही दो छोटे नुकात के दरमियान में तलब की लचक को मापा जाता है पॉइंट्स की सूरत में, जैसे आप देखते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है कभी कभी पॉइंट्स में कम होती है। डॉलर एक्सचेंज मार्केट में अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू भी पॉइंट्स में कम होती है, नॉमिनल सा चेंज आता है। इस केस की इलास्टिसिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो वो नंबर 24 पे पॉइंट इलास्टिसिटी कहलाएगी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेबल गुड्स इज़ पॉजिटिव। सब्सटीट्यूटेबल गुड्स क्या हैं? पेप्सी, कोका कोला। पेप्सी अगर महंगी हो गई है, पेप्सी कोला अगर महंगी हो गई है तो मार्केट में कोका कोला की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। पेप्सी की कीमत के ज़्यादा होने से कोका कोला की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो ये रिलेशनशिप हुआ पॉजिटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की सूरत में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो फिर लोग मोटरसाइकिल की डिमांड कम कर देंगे, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। विच वन इज़ नॉट कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल जिनकी तलब मुश्तरक नहीं होती? तो इसमें आपको पता है कि कैब एंड हॉर्स,
गधा गाड़ी की जो डिमांड है वो इकट्ठी की जाती है। कार और पेट्रोल की डिमांड भी की जाती है इकट्ठी एक ही टाइम पे। नंबर सी है पेन और इंक की भी डिमांड हम सेम करते हैं, लेकिन ग्लासेस एंड शूज़, ये जो चश्मा वगैरह है, ऐनक लगाना या जूता पहनना, इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम पे दोनों की डिमांड करें। तो ये इसका जो ऑप्शन हमारे पास है लास्ट डी ऑप्शन, ग्लासेस एंड शूज़। जी उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास जो सप्लाई के टॉपिक्स आ चुके हैं। सप्लाई में जी विलिंगनेस ऑफ ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट ऑन अ पार्टिकुलर प्राइस इज़ कॉल्ड सप्लाई, यानी कि किसी चीज़ को ख़ास वक्त में मार्केट में ऑफ़र करने का, मुहैया करने का जो आपका एक इरादा है उसे हम रसद कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। विल टू सेल प्लस पावर टू सेल, चीज़ को ख़रीद बेचने का इरादा और बेचने की कुव्वत जो है उसे हम रसद, सप्लाई कहते हैं। नंबर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज़ आल्सो कॉल्ड बाय लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये रिलेशनशिप की नेचर क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। काज ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, सप्लाई में इस फैलाव और सिकुड़ाव की वजह क्या है? तो वो वजह हमारे पास एक ही वजह है सिर्फ़ और सिर्फ, और वजह वो है प्राइस। इंक्रीज़ इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज़ इन प्राइस, कीमत के बढ़ने से सप्लाई का बढ़ना, रसद का फैलाव यानी कि एक्सटेंशन इन सप्लाई, सी ऑप्शन। नंबर 6 हमारे पास है काज ऑफ राइज एंड फॉल इन सप्लाई। राइज एंड फॉल की जो सप्लाई की जो काज है वो प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स, सारे के सारे अदर फैक्टर्स, फैशन है, टेस्ट है, टेक्नोलॉजी है, वेदर है, पॉलिटिक्स है, टैक्सेशन है, जो भी है, तो वो प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो वजह बनते हैं राइज एंड फॉल इन सप्लाई के, यानी कि रसद के बढ़ने और गिरने के। नंबर 13 पे जी क्यू एस इज इक्वल टू 4+2p इज़ द फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई, क्योंकि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है। इससे पहले हमने डिमांड की बात की थी, तो डिमांड में प्राइस का साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। सप्लाई इक्वेशन में, सप्लाई फंक्शन में जो सप्लाई में प्राइस गिवन होगा, प्राइस का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। नंबर 8 हमारे पास है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज़ नॉर्मली पॉजिटिव, सप्लाई कर्व का ख़त रसद का जो झुकाव है वो मुस्बत होता है। इंक्रीज़ इन प्राइस एंड सप्लाई, कीमत में और रसद में दोनों में इकट्ठे बढ़ना, इजाफा होना, उसको हम नाम देते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई, रसद का फैलाव। उसके बाद है जी डिक्रीज़ इन प्राइस एंड सप्लाई, दोनों में कमी होना, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस के कम होने से जब सप्लाई भी कम होती है तो इसे हम कहते हैं रसद का सिकुड़ाव। प्राइस ड्यूरिंग फर्स्ट डिग्री ऑफ राइज एंड फॉल इन सप्लाई, प्राइस जो है वो फर्स्ट डिग्री में आपको पता है कि कांस्टेंट रहती है। सप्लाई कर्व शिफ्ट ड्यू टू, सप्लाई कर्व क्यों शिफ्ट होता है? पॉपुलेशन है, इनकम, वेल्थ, वेदर, अदर फैक्टर्स, तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं कि जो सप्लाई कर्व को राइट वर्ड या लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। तो आल का ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे। विच वन इज़ नॉट पेरिशेबल गुड्स, तो स्टूडेंट्स पेरिशेबल गुड्स होती हैं कि जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, जो चीज़ें तरोताज़ा रहती हैं, जल्द ख़राब हो जाती हैं, स्टोर करने की बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट फेस करना पड़ सकती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी इन्हें कहते हैं, तो वो हमारे पास हैं आयरन। कौन सी चीज़ पेरिशेबल नहीं है यहाँ पे बात हो रही है, तो वो लोहा है या इस्त्री है। इसके बरक्स अगर आप देखें, दूध है, मिल्क, मीट, गोश्त, एग, अंडे, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये पेरिशेबल है। और वैसे भी इन चारों में से जो आयरन है, इस्त्री है, वो ज़रा मुख्तलिफ है, तो वही आपका मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज़ ज़ीरो इलास्टिक, पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई होती है वो रेगुलर होती है, उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, कोई तब्दीली वगैरह नहीं होती, इसका जो झुकाव है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। जी उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जी सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स की जो सप्लाई है वो मोर इलास्टिक होती है, चेंज होती है, प्राइस के कम होने से कम हो जाती है, प्राइस के ज़्यादा होने से ज़्यादा इनकी सप्लाई हो जाती है। मिनिमम प्राइस टू सेल एनी कमोडिटी, किसी चीज़ को बेचने की कम से कम कीमत जो होती है उसे हम नाम देते हैं महफूज कीमत, यानी रिज़र्व प्राइस।
प्राइस चेंजेस बट सप्लाई रिमेंस कांस्टेंट। प्राइस चेंज होती है, कीमत तब्दील होती है, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रहती है। इस सप्लाई को हम नाम देते हैं फिक्स्ड सप्लाई। जी नेक्स्ट हम मार्केट इक्विलिब्रियम के जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी तरफ पढ़ रहे हैं। मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड सप्लाई। मंडी की कुव्वतें कौन कौन सी हैं जी? तलब और रसद जो है ये मंडी की कुव्वतें हैं। डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। मंडी के तवाज़ुन से मुराद एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें मंडी में तलब और रसद दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। नंबर 3 है ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, लास्ट ऑप्शन क्यू डी इज़ इक्वल टू क्यू एस। मार्केट इक्विलिब्रियम सेम ऑप्शन है जी, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, लास्ट ऑप्शन। नंबर 5 एट इक्विलिब्रियम इफ़ डिमांड राइजेज देन प्राइस। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर तलब में इजाफा हो जाए तो प्राइस क्या होगी? आपको पता है कि जो प्राइस है वो इस तरह से बढ़ जाएगी। आपको पता है कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी मार्केट इक्विलिब्रियम केस में। एट इक्विलिब्रियम इफ़ सप्लाई फॉल्स देन प्राइस इंक्रीजेस। अगर इक्विलिब्रियम लेवल पे जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, सप्लाई के कम होने से भी जो कीमत है वो फिर बढ़ जाएगी क्योंकि चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। नंबर 7 हमारे पास है इफ़ डिमांड एंड सप्लाई राइजेज इक्वली, दोनों में बराबर इजाफा हो तो प्राइस क्या होगी? ज़ाहिर है किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी सप्लाई बढ़ गई है तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस के ऊपर प्राइस कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, मीट एंड एग एक्सेट्रा इज़ इन इलास्टिक, यानी कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, जल्द गल सड़ जाने वाली अशिया की जो सप्लाई है वो क्या होती है? इन इलास्टिक, यानी कि प्राइस के चेंज होने से वो चेंज नहीं होती। इनकी सप्लाई को ना तो हम एडवांस में ले सकते हैं और ना ही इनको हम वक्ती तौर पे ज़रा रोक सकते हैं। नेचुरल प्रोसेस है, इन इलास्टिक सप्लाई है। ये सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड्स वर्टिकल पैरेलल टू पैरेलल टू वाई एक्सिस। नंबर 9 सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज़ वर्टिकल मींस इसका जो झुकाव है वो अमूदी होता है, वाई एक्सिस के मुतवाज़ी होता है। इफ़ सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड, अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, यहाँ पे ऑप्शन को हाईलाइट नहीं किया गया। नंबर 10 का ऑप्शन है 4 ओवर प्रोडक्शन। नंबर 10 इफ़ सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड, रसद जो है वो तलब से ज़्यादा है तो इसको हम नाम देते हैं ओवर प्रोडक्शन। जैसे पाकिस्तान में नमक की जो सप्लाई है वो पाकिस्तान में नमक की डिमांड से ज़्यादा है तो ये इसकी मिसाल है ओवर प्रोडक्शन की। वाई डिमांड एंड सप्लाई फॉल इक्वली, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई फॉल इक्वली देन प्राइस रिमेंस कांस्टेंट, किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नंबर 12 हमारे पास है प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिपेंड अपॉन, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास है डिमांड एंड सप्लाई। ऑप्शन हाईलाइट नहीं किया गया, आप चेक कर लें स्टूडेंट्स। नंबर 12 में सी ऑप्शन है कि जो प्राइस है वो कैसे डिटर्मिन की जाएगी? डिमांड एंड सप्लाई की मदद से। नंबर 13 हमारे पास है क्विकली डिस्ट्रॉयबल गुड्स आर कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स, लास्ट ऑप्शन पेरिशेबल गुड्स। तो जी यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है वो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमने बात की है डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं, जो आपको आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं उनके लिए जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की वीडियो है उसका आप इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।